विपक्षी एकता, ये जो मुद्दे मिल रहे हैं, क्या इससे विपक्षी एकता हो सकती है? गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, जो कांग्रेस से निकल कर गए सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, कि भाई विपक्षी एकता तो 24 के लिए दुस्वप्न है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। क्या आपको लगता है कि वो माहौल बन रहा है? क्योंकि जातीय जनगणना पर स्टालिन बैठक बुलाते हैं, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेते हैं, उसमें अशोक गहलोत भी थे, तमाम देश भर के नेता थे जातीय जनगणना के नाम पर। ये एनसीईआरटी का मामला हो गया, सब मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी के मामले पर सब एक साथ आ गए। तो ये जो धीरे धीरे मुद्दे मिलते जा रहे हैं विपक्ष को, क्या इससे विपक्ष एक साथ आ सकता है 24 के लिए, मोदी के सामने, बीजेपी के सामने? देखिए, ये विपक्षी एकता या राजनीतिक दलों की एकता कभी हवा में नहीं होती है, वो मुद्दों के आधार पर ही होती है। जब जनता पार्टी बनी थी तब एक मुद्दा था इंदिरा गांधी के खिलाफ सा, इमरजेंसी के खिलाफ, उसकी जातियों के खिलाफ। 89 में एक मुद्दा जब बना, बोफोर्स का भ्रष्टाचार सामने आया और सारे दल एक साथ आए, लेफ्ट राइट दोनों एक मंच पे आ गए, ये मुद्दा बना। इसी तरह जब एनडीए बना था तत्कालीन कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ, तो मुद्दे जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे और जैसे जैसे उन मुद्दों में लगेगा कि उनमें कुछ दम है, तो निश्चित रूप से विपक्षी दल मुद्दों के आधार पर एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब राजनीतिक एकता, चुनावी एकता का जो फैसला है वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी कर्नाटक का ही चुनाव है, अब कर्नाटक के चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन थोड़ी होगा, अलग अलग लड़ेंगे। जबकि दोनों इस समय बीजेपी, क्योंकि वो वहाँ एक सीधे राजनीतिक स्वार्थ आ जाता है कि शायद दांव लग जाए अगर हांग असेंबली हो। तो ये विपक्ष मान रहा है कि 24 में दांव नहीं लगेगा, तो शायद एक हो सकते हैं। नहीं, दांव नहीं लगेगा। अभी 24 में बार बार कह रहा हूँ, 24 को लेकर के हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। अभी 24 में सेमीफाइनल चल रहा है सर, चुनावी माहौल है देश में तो हर चुनाव सेमीफाइनल होता है। हाँ, बिल्कुल। 2022 के चुनाव में सेमीफाइनल थे, लीग और क्वार्टर फाइनल तो होते ही नहीं है, सारे सेमीफाइनल। 18 में जब कांग्रेस जीत गई थी तीनों राज्य, तो ये 19 को लेकर माहौल बन गया था। नहीं, तो अभी तो राफेल में, तो अभी तो दिसंबर तक आए ना, रुक जाइए ना। अभी ये कर्नाटक का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर दिसंबर का चुनाव हो जाए, तब 24 की बात करें। लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि मुद्दे जिस तरह खड़े हो रहे हैं, जो आपने खुद कहा, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, अब स्टालिन के आगे आने के बाद वो इधर बिहार में गर्म है ही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गर्म कर ही रहे हैं, तो वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक मुद्दा बन सकता है ये एनसीईआरटी वाला। क्योंकि एनसीईआरटी वाले में भी एक गोलबंदी होगी ही, सारे गैर भाजपा दल जो है एक साथ आएंगे, खासकर जो विपक्ष में है। इसी तरह ये जो भ्रष्टाचार को लेके एक नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष के सारे नेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इसीलिए सीबीआई और ईडी उनके ऊपर लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की कॉन्फ्रेंस में कहा भी किसी को मत छोड़ना, कितना प्रभावशाली हो। अब वो प्रभावशालिता कहाँ से शुरू होगी, जरा इस पर भी कोई रोशनी डाल दे कि प्रभावशालिता खाली जो सत्ता से बाहर है उन्हीं पर शुरू होगी या सत्ता के साथ भी है उनसे भी शुरू होगी। खैर, ये जो मुद्दे छोटे-छोटे हैं, ये लामबंदी के ये मुद्दे जो है, अब देखिए कल जैसे 2 घटनाएं हुई बड़ी। एक मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, जिसमें कहा कि सरकार का, सरकारी नीतियों का विरोध देश का है, सत्ता का विरोध नहीं है, इसलिए इसके पीछे जो है सरकार को नहीं छिपना चाहिए। बड़ी टिप्पणी है, बड़ा वो है। इसी तरह दूसरा फैसला आया, इससे सरकार असहज होगी, लेकिन दूसरा फैसला आया जिससे विपक्ष असहज हो रहा है। वो जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के 14 पार्टियां गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे, हम ये आपके लिए पॉलिटिशियंस के लिए अलग से नियम नहीं बना सकते, ये कानून की राय में, उसको सरकार के उसमें हो गया। तो अब मुद्दे भी अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्या होती है। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि ये मुद्दे विपक्षी एकता की मैं बात नहीं करता, लेकिन विपक्ष के भी सहमति का एक बिंदु बन रहे हैं। तो सहमति पहले होगी, उसके बाद एकता का सवाल होगा। हमारे आपको भी जब दुआ सलाम शुरू होगी तभी तो हम एक साथ फिर जी पूरी तरह सहमत हूं। और सरकार असहज होती है तो होती रहे। मीडिया पर अगर आप बेवजह की लगाम लगाना चाहते हैं, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे अभी की मोदी सरकार हो, कोई हो, तो उसको इस तरह का बीच बीच में अंकुश होना ही चाहिए। मैंने किया इसी तरह, इसलिए बिल्कुल अंकुश होना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू है, उसका पॉलिटिकल कोई ऐसा असर नहीं होने वाला। अच्छा, मीडिया हाउस है, उसके ऊपर अगर सरकार ने गलत तरीके से रोक लगाई, वो रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। पॉलिटिकल वाला कौन सा मसला है? राजनीति कहां आएगी, वोट कहां मिलेगा? जो 14 लोग पहुंचे थे, 14 पार्टियां, कि भाई ईडी और सीबीआई हमको गिरफ्तार न करें, उसकी आवाज ज्यादा तेज है सुमित जी। 24 में वो दिखेगा, विनोद जी माने या ना माने, भैया तुम सब भ्रष्टाचार करोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको बैरंग वापस लौटा देगा। जनता के बीच में आज जब हेडलाइन छपी होगी, जब देश का अखबार लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबको ये लग रहा है कि भ्रष्टाचारी गए थे, पिट के लौटे हैं। ये भ्रष्टाचारी गए थे, पिट के लौटे हैं।
तो पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट होने वाली खबर है वो है, और जो दूसरी वाली खबर है वो तो सरकार पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा, वरना कौन सरकार चाहती है कि मीडिया खड़ा रहे। पूर्णिमा जी, विपक्षी एकता की चूंकि बात आप कर रहे थे, तो विपक्षी एकता मुद्दों पे हो ना हो, विचारधारा के लेवल पे विपक्षी एकता होती दिख रही है, और हमें लग रहा है कि ये धीरे धीरे उसको और सीमेंट हो, जैसे जैसे और मुद्दे आएंगे ये सीमेंट होगा। दूसरा मैं बताऊं, ये जो विपक्षी पार्टियों ने जो सुप्रीम कोर्ट में करा था, पिटीशन किया था, या जो मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आया, ये सारे मुद्दे कंबाइन करेंगे, ये सारे मुद्दे कंबाइन करेंगे, और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, एक विचारधारा के लेवल पे जब पार्टियां नजदीक आएंगी तो वो एक कंक्रीट शेप लेगा। हमें प्री इलेक्शन, हमें 24 के पहले प्री पोल अलायंस हम रियलिटी नहीं मान सकते हैं, वो शायद संभव नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे हो जाए। पोस्ट पोल यस, उसकी एक संभावना बनती है। तो सब अगर अलग अलग लड़ेंगे पूर्णिमा जी, नहीं, तो बीजेपी का ही फायदा रहेगा ना। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि जिस स्टेट में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो, और अगर कांग्रेस का भी वहां कुछ प्रेजेंस है, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले वो उस स्टेट के लिए। क्या ये संभव है? सुमित जी एक लाइन, क्या ये संभव है कि सब सर देखिए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए विपक्ष के बीच में? विपक्षी एकता के लिए दो चीजों की दरकार। आदि तो उन्होंने कहा कि मुद्दा, और कई बार चेहरे पे भी एकता हो जाती है। तो आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग देखें तो ना तो चेहरा है और ना ही मुद्दा है। तो आज के दिन वैसे अभी बहुत वक्त है, तो इसीलिए आने वाले दिनों में कौन सा मुद्दा आ जाए, हो सकता है किसी चेहरे पे सहमति हो जाए, वो अलग है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, अगर रीजनल पार्टियां अपनी अपनी उनकी जो फोटे है अपनी जगहों पे, अगर वो ठीक से, अगर मान लीजिए अलायंस प्री पोल नहीं होता है, वो करे तो भी एक संभावना बन सकती है। जो बात विनोद जी बोल रहे थे कि उनको मुद्दे मिलते जा रहे हैं एक साथ बैठने के, सहमति बनाने के, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे एनसीईआरटी का मामला हो, चाहे ये ईडी की जाति वाली सोकॉल्ड कथित आरोप हो। सर मौके को अवसर में बनाना, ये तो पार्टियों का, राहुल गांधी वाला मुद्दा था, अब ये मान लीजिए जातीय जनगणना है। किस मुद्दे को उठाएंगे, आप बड़ा करेंगे, और उस मुद्दे पे वो मुद्दा जनता के दिल को भी छूना चाहिए। सिर्फ आपके बड़ा करने से नहीं होगा। आपने जो चीज, जो नैरेटिव, जो कहानी जनता को बताई, अगर जनता को पसंद आएगी तभी तो आपके पास आएगी, नहीं तो मोदी जी तो है ही, उनको कौन चैलेंज कर रहा है बताइए। उनके बराबर में चेहरे की बात करें, विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको जाकर वो कहेंगे कि आप मोदी जी को छोड़ दीजिए इस बारी, आप इस बार इस चेहरे पे भरोसा करिए। ऐसा पे भी बात कर, चेहरे पर ही बात करते हैं। आपकी क्या टिप्पणी विपक्षी एकता को लेकर? गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ कहा कि असंभव है, ये दूर का ख्वाब। देखिए, हम सभी मान रहे हैं कि विपक्षी एकता बहुत दूर की बात है। नहीं, हम सभी नहीं मान रहे। नहीं, आप मान रहे हैं। नहीं, वो नहीं, ये तो देखिए, ये तो सब मान रहे हैं ना, सब अलग अलग लड़ेंगे। जब अलग अलग वो लड़ेंगे तो विपक्षी एकता कहाँ है? दूसरा देखिए, ये आज पहली बार तो हुआ नहीं है। मैं आपको 2019 जनवरी की बात बताता हूँ। ममता बनर्जी ने कलकत्ता में बहुत बड़ी रैली की, सोनिया गांधी भी गई, सीपीएम मतलब मार्क्सवादी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर नहीं थे, बाकी सब दलों के नेता, भारत के सभी दलों के नेता मंच पे थे। ममता बनर्जी ने कहा विपक्षी एकता तो होगी, लेकिन जहां जो मजबूत है वहां वो लड़े। अब कौन कहाँ मजबूत है? कांग्रेस कहाँ मजबूत है? समाजवादी पार्टी कहाँ मजबूत है? उत्तर प्रदेश मजबूत है। क्या समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी जो अखिलेश को भतीजा बोलती है, वो सीट्स देंगे समाजवादी पार्टी को? पश्चिम बंगाल में नहीं देंगी। या अखिलेश सीट देंगे टीएमसी को उत्तर प्रदेश में? देंगे जिस वहां पे पार्टी की मौजूदगी नहीं है। जिस पार्टी जहां मजबूत है वो अपने कैंडिडेट को लड़ाएगी। सवाल ये कि अखिलेश की सीट पर जहां अखिलेश जीत रहे होंगे, क्या मायावती अपना कैंडिडेट नहीं देंगी? क्या ये देखिए, मायावती और कांग्रेस को तो अखिलेश ने दूर कर ही दिया, बोले हम तो इनसे समझौता करेंगे ही नहीं। जब समझौता नहीं करेंगे तो आपस में लड़ेंगे। दूसरी बात है, जो जहां मजबूत है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 4 दल हैं, मायावती बसपा भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, किसका वोटों का बंटवारा होगा? विपक्ष के ही तो मतदाताओं बटेंगे। तो ऐसे में कहाँ है? तो दूर की बात है। हम सब ठीक है, एक मुद्दे पे मोदी के खिलाफ एक मुद्दा है, हम इकट्ठे हो गए, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तब तो सब अपनी अपनी गोटियां फिट करेंगे। ईगो की बात। हाँ सर, बोलिए ना। एक जो आपने विपक्षी एकता की बात कही जी, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी उम्र ज़्यादा है, इसलिए मुझे सन 74 से 77 तक का मैं उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ, इसलिए मुझे धुंधली। 74 से 77 के बीच में इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा हुए थे।
जितनी आज की ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहीं से निकली है। या सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, सब वही हैं। 2012 में दूसरी बार अन्ना हजारे, हालांकि विनोद जी इसमें मानते हैं कि एक बार वो फोर्स भी रहा है बीच में, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि बीपी सिंह और फलाना ढिकाना। पहली जो लड़ाई थी वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, यानी गैर राजनीतिक व्यक्ति, दूसरी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और दोनों बार करप्शन मुद्दा था। यानी करप्शन कौन? सत्ता का करप्शन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता में बैठा आदमी करप्शन की लड़ाई लड़ रहा है, और वो पार्टियां जो 77 में और 2012 में इकट्ठा थी, वो कोर्ट में जा रही हैं कि हमको करप्शन के नाम पर हमको पकड़ा जा रहा है, बचाइए। ये जमीनी सच्चाई है, एक फर्क है। अब आप इस सच्चाई में देखिए कि कौन सी एकता होगी, कहां एकता होगी। और सुनिए, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिला करती। एसपी बीएसपी उत्तर प्रदेश में मिले थे, यूपी में देखा ना नेताओं के मिलने से जनता नहीं चली जाती, वोटर नहीं चला जाता है, माफ कीजिएगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई सत्ता में बैठा आदमी कह रहा है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे दो आंदोलन बड़े हुए हैं करप्शन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। पहली बार सत्ता जो है वो करप्शन के खिलाफ नारा दे रही है। क्या होगा 2024 में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि ये जो मुद्दा है ये एकता का मुद्दा हो सकता है। 14 पार्टियां गई हैं दस्तखत करके, लेकिन बताऊं आपको, दिन में ये पार्टी हुई है, रात को बीआरएस का स्पोक्समैन कह रहा था कि हमने गलती से दस्तखत कर दिया, बहुत जल्दीबाजी में दस्तखत हो गई, नहीं करना चाहिए था। ये 12 घंटे के भीतर हो गया। आपकी बात पे विनोद जी ने भी और पूर्णिमा जी ने भी हाथ उठाया। मैं पूर्णिमा जी का कमेंट लेता हूँ, फिर मैं एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि पहली बार हो रहा है कि सत्ता में जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। असल मुद्दा है कि क्या सत्ता में जो बैठे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं? तो सिर्फ एक ही तरफ का भ्रष्टाचार होता है, दूसरी तरफ अगर कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगते हैं तो वो नहीं होता है क्या भ्रष्टाचार? वो ना कर्नाटक में अपने नेता को हटा तो दिया, जिसके बाद कैश पकड़े गए, जिसके बेटे क्या से कब हटाया और कितना शोर मचा। और जो बाकी दूसरे भ्रष्टाचार जो कि उद्योगपति के नाम जिनके आ रहे हैं, आप उसमें तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक तरफ का भ्रष्टाचार है, बाकी क्या है वो संस्कार क्या है मुझे तो नहीं पता। तो भ्रष्टाचार समान रूप से लड़ाई होनी चाहिए, तब जाके लगता है वो सही लड़ाई है। आप उद्योगपतियों की बात कर रही हैं जो बाहर भाग गए, जिनके सरनेम को लेके पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है, या यहाँ भी है जो थोड़ा सा विनम्रता के साथ अपनी बात रखूंगा कि ऐसा नहीं है कि सत्ता से किसी ने पहली बार भ्रष्टाचार को चैलेंज किया है। देखिए 74 में जो सत्ता का भ्रष्टाचार था वो इसलिए था कि तब तक विपक्ष की सरकारें देश में नहीं बनी थी। 67 में सभी सरकार कुछ समय के लिए बनी थी, बाकी सारे नेता सत्ता से बाहर थे, सड़क के ही नेता थे, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं था। 77 के बाद विपक्ष की सरकारें बननी शुरू हुई, जनता पार्टी बनी, सरकार बनी, फिर उसके बाद अलग राज्यों में बनी, और 2022-23 तक तो हर ऐसा कोई दल नहीं देश में जिसकी कहीं ना कहीं सत्ता ना हो। और जब सत्ता होगी तो आपके खिलाफ आरोप भी होंगे, आरोप होंगे तो आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी होंगे। तो ये फर्क है 77-74 से लेके अब के बीच में। दूसरा, सत्ता से भ्रष्टाचार को ललकारने का काम राजीव गांधी ने किया था सबसे पहले, और उनको प्रिंस चार्मिंग तक अरुण शूरिंग लिखा था। और जब उन्होंने कहा कि 1 रुपया में बेचते हैं, दिल्ली से बेचते हैं, 15 पैसे जाके मिलते हैं, यानी भ्रष्टाचार। लेकिन आखिर आते आते वही भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए, और वीपी सिंह ने जो है उन्हीं के आदमी ने। तो ये पहली बार नहीं है कि सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को ललकार रहा है। और हमेशा जो प्रधानमंत्री देश में होता है वो सत्ता में जब होता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते ही करता है। वो कार्रवाई क्या करता है, कैसे करता है, वो अलग बात है। मनमोहन सिंह भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के बहुत भाषण पुराने उठा लीजिए, लेकिन उन्हीं के यूपीए में तमाम सारे घोटाले सामने आए। अब फर्क यह है कि मनमोहन सिंह इस्तीफा ले लेते थे, आज स्वीकार नहीं होता है। अगर कोई मामला आता है तो आप उससे चुप लगा जाते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, ताकि क्योंकि अगर आपने कॉग्निजेंस ले लिया तो माना जाएगा कहीं कोई गड़बड़ है, तो आप माने, बात ही मत करिए। और ये ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से नहीं है, गुजरात से है। अब तो मैं इसलिए अब ये जनता को तय करना है। देखिए, जो रामपाल जी का बिल्कुल सहमत हूं कि जनता कैसे बाय करती है विपक्ष के मुद्दों को या सरकार के मुद्दों को, ये जनता तय करेगी कि जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हैं, तो क्या विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हैं या संपूर्ण भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हैं। ये एक
जनता को समझना है, देखना है। और दूसरा, विपक्ष जो आवाज उठा रहा है क्या वाकई पाक साफ है? तो इसलिए ये अब जनता पर ही छोड़ दीजिए, जनता इसको कैसे लेती है। नहीं, मैं इसी बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ और इस पर ये जोड़ते हुए कि एक खबर और थी इस हफ्ते में, राहुल गांधी ने बेल एप्लीकेशन लगा दी। पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी नहीं है, पूर्णिमा जी आपको याद होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात आई थी। राहुल का नहीं होना विपक्षी एकता को एक साथ कर सकता है, सब एक साथ आ सकते हैं। पर अब तो राहुल गांधी भी मैदान में है, ममता भी मैदान में है, अखिलेश भी मैदान में है, स्टालिन भी मैदान में है, देवेगौड़ा साहब भी। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक चेहरे पर सहमति हो सकती है? जब बात मिहिर कर रहे थे कि सामने चेहरा कौन है मोदी की, कोई सहमति बन सकती है? देखिए, चेहरे पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी अभी मुझे नहीं लगता कि चेहरे पर कोई बात होगी, और सहमति ना बने। कोई चेहरा है आपकी नजर में? नहीं, आप प्रपोज करना चाहेंगे इस आप बहुत लोग देखते हैं आपके कमेंट्स को। मैं मुझे देखते इसलिए तो मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। ना देखते हो तो प्रपोज कर देता। मैं एक तो मैं हमेशा जब विनोद जी ने कह दिया, अब हम में से कोई प्रपोज नहीं करेगा। ये तो मेरी अपनी राय है, आप प्रपोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, देखिए, कई बार चेहरा बनाम चेहरा चुनाव होता है और कई बार चेहरा बनाम मुद्दा चुनाव होता है। तो जरूरत अगर विपक्ष को 2024 में चुनौती देना है भाजपा को और कुछ करना है, जीत हार आगे की बात है, तो उसको मुद्दा जो है ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि चेहरों पर मतैक्य नहीं बनेगा, ये सही बात है। जब नहीं बनेगा तो मुद्दे पर मतैक्य बनाइए। इसलिए जो है मुद्दा बहुत, अगर मुद्दा महत्वपूर्ण है तो फिर चेहरा गौड़ हो जाता है, और अगर मुद्दा महत्वपूर्ण विनोद के समर्थन में बात कहता हूं। देखिए, चेहरा उस मूर्ति की तरह हो जो काले कपड़े से ढका हो तो ज्यादा सफलता मिलती है। तो 3 उदाहरण दे रहा हूं। 2014 में के बाद महाराष्ट्र, नाम प्रपोज कर दिया, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जगह पे नकाब वाली मूर्ति थी, किसी को पता नहीं था चेहरा क्या है। एक जगह आए देवेंद्र फडणवीस, दूसरी जगह खट्टर जी, तीसरी जगह योगी जी, कोई चेहरा नहीं था। ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि देखिए, चेहरा नहीं, सवाल इस बात का है कि आपका या तो नारा हो या चेहरा हो जिसके सामने जनता सर झुकाए या ये कह सके कि मुझे इस पर भरोसा है। दोनों ही चीजें विपक्ष के पास नहीं। फिर तो हाँ, ना विपक्ष के पास मुद्दा है, ना कोई एक मत चेहरा है। जातीय जनगणना का जो मामला है, जिसपे बहुत बड़ी संख्या में सोशल रिफॉर्म्स की बात है, वो मुद्दा नहीं हो सकता। देखिए, जातीय जनगणना को कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आज असलियत ये है कि जो जातिवादी वंशवादी दल थे उनका आधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उनके वंशज चुनाव हार रहे हैं। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, बिहार में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है, कर्नाटक में भी देखा है, जहाँ देवेगौड़ा खुद हारे, अब वो तो भी हारे। तो ये जातीय जनगणना लोग अब ये जनता ये समझ गई है कि जो जातिवाद का नारा देते हैं वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का कल्याण करते हैं, जातियों के बारे में कोई नहीं सोचते। अगर जातीय इतनी होती तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी या दलित ये बीजेपी के साथ नहीं जाते। जहां बीजेपी की इतनी सीटें आई हैं उसकी बड़ी वजह ये भी है, 2017 में भी और 2022 में भी, और लोकसभा चुनाव, दोनों लोकसभा चुनावों में, जहां पर यादव भी मुलायम सिंह यादव को छोड़कर और बीजेपी के साथ गए। हमने मैनपुरी चुनाव में भी देखा जहां उनके मतदाता कम होते चले गए हैं। तो ये तो अब देश में पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। लोग ये जान गए हैं कि जाति बात का नारा देकर ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते। अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमेंट में मीरा आपका चाहूंगा, चेहरा या मुद्दा, इस पर आपने चेहरे की बात की थी, मुद्दा सामने आ गया। सर अभी रामकृपाल सर कह रहे थे कि चेहरे के लिए, और उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात की, मैं उससे थोड़ा असहमत हूँ। बीजेपी के पास पिछले कुछ दिनों से इतना बड़ा चेहरा कि किसी और चेहरे की जरूरत नहीं है, वो मोदी जी खुद हैं। इसीलिए राज्यों में किसी चेहरे, हर चुनाव जो है वो सिर्फ वो मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी का काम है, बाकी चीजें गौण हो जाती हैं, वो नहीं आती हैं। तो इसलिए किसी और चेहरे की जरूरत है ही नहीं उनकी। नहीं तो विपक्ष को क्या चाहिए, चेहरा ढूंढे कि मुद्दा ढूंढे, किस पे बीजेपी को घेरे? 2024 का चुनाव जो है वो चुनाव लोकसभा का है, और वहां पर मोदी जी की छवि, मोदी जी की इमेज, मोदी जी का पर्सोना, मोदी जी की पॉपुलैरिटी आप पता करिए, आप देखिए उनकी जितनी पॉपुलैरिटी आज के देश में, आप कोई निगेट कर दे, आपके पास कोई चेहरा या कोई मुद्दा है जिसपे आप मोदी जी को पकड़ सके। अभी अडानी का मुद्दा इतना था भाई, विपक्ष के लिए तो सारी पार्टियों के लिए मुद्दा हो सकता है, राहुल गांधी वहां तक चले गए। क्या ये मुद्दा उतना बड़ा सेंटिमेंट देश में पैदा कर सका जिसके बाद लोगों को एक बार को ही लगता कि गुजरात कनेक्शन, तमाम कनेक्शन, बिजनेस, ये शेयर बाजार, स्टॉक, तो मोदी जी के प्रति अविश्वास क्या पैदा हो सका?
ये तो सबसे मतलब पहला इंस्टेंट लिटमस टेस्ट है। आप देखिए इसके बाद क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो इसलिए मोदी जी को काउंटर करने के लिए चाहे मुद्दा या चेहरा आपके पास है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।